नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द जीके एकेडमी योर डिजिटल एडिफाई यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लेक्चर्स हम कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी भारत के अंदर गुलाम वंश के शासक किस प्रकार से अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं, किस प्रकार से उनकी सत्ता उनके हाथ से फिसलकर खिलजियों के हाथ में चली जाती है और भारत में दिल्ली सल्तनत में एक नया राजवंश स्थापित होता है जिसे हम खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम भारत के संपूर्ण इतिहास के टॉपिक वाइज लेक्चर करेंगे। इसके अलावा अर्थशास्त्र के लेक्चर भी लगातार चल रहे हैं। आगे भारत, विश्व और राजस्थान भूगोल के भी लेक्चर आएंगे। तो शुरू करते हैं हम खिलजी वंश से। देखिए, खिलजी क्रांति एक शब्द है, पहले आप इसे समझिए, उसके बाद हम खिलजी वंश को शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट में अगर आप लास्ट लेक्चर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने आपको बलबन का एक सिद्धांत बताया था, राजत्व का सिद्धांत, जिसमें बलबन ने इस बात को प्रतिपादित किया था कि ये जो बड़े बड़े ओहदे होते हैं, पद होते हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जिनका वंश उच्च है। उसने अपने पदाधिकारियों की नियुक्ति वंश की उच्चता के आधार पर की, ना कि योग्यता के आधार पर। साथ ही साथ जो तुर्की अमीर हुआ करते थे वो सारे बड़े बड़े पदों को प्राप्त होते थे, जबकि जो जन सामान्य के योग्य व्यक्ति थे वो कभी भी इन पदों पर पहुंचने के बारे में सोच ही नहीं सकते थे। तो यहीं पर जो हम बात करते हैं खिलजी क्रांति, तो खिलजी क्रांति से तात्पर्य है सत्ता पर तुर्की अमीर वर्ग की जो समाप्ति है, वो सत्ता पर जो तुर्की अमीर वर्ग था उसके एकाधिकार की समाप्ति को ही हम खिलजी क्रांति कहते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है यहाँ पर कि ये जलालुद्दीन खिलजी जो है ये अफगानिस्तान के खलज कबीले से था। पहली बात तो ये, हालांकि इतिहासकारों में इस बात पर मतभेद है कि ये तुर्क थे कि अफ़गान थे। हालांकि अधिकतर इन्हें मानते हैं कि ये तुर्किस्तान से आए थे, बट अफ़गानिस्तान के खलज कबीले में काफ़ी समय तक ये रह रहे थे। दूसरी बात, खिलजी क्रांति का जो सामान्य अर्थ अगर हम कहें तो कहेंगे कि जाति व नस्ल आधारित शासन व्यवस्थाओं की समाप्ति, क्योंकि अब उच्च समझे जाने वाले इल्बारी तुर्क जो थे उनके स्थान पर निम्न तुर्क खिलजियों ने जो है अपनी सत्ता संभाल ली थी। तो अब श्रेष्ठ पद जो है वो जातीय और नस्ली आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर प्राप्त किए जा सकते थे। बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत था, जिसको रक्त की शुद्धता के सिद्धांत और उच्च कुलीनता पर आधारित था, वो खिलजी काल में समाप्त हो गया। इसके अतिरिक्त अब खिलजियों ने भारतीयों को, जो यहाँ के लोकल व्यक्ति थे, जो योग्य थे, उनको उच्च पदों पर नियुक्त करना शुरू कर दिया। खास करके अलाउद्दीन खिलजी ने एक काम किया, उसने राजनीति और धर्म को पृथक किया, है ना। वो शुरुआत के अंदर आपने देखा होगा, अपन ने इल्तुतमिश के बारे में बात करी थी, वो खलीफा से सुल्तान का पद प्राप्त करता है ना। अपने यहाँ पर जो बड़े बड़े मौलाना इमाम वर्ग के लोग थे उनसे सलाह करता रहता है, बट यहाँ पर राजनीति को धर्म से अलग किया गया। इसके आप इस प्रोफेसर मोहम्मद हबीब का एक कथन ध्यान करना, इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना को एक क्रांति की संज्ञा दी है ना। ये पूछते हैं कई बार कि किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने खिलजी वंश की स्थापना को एक क्रांति की संज्ञा दी है, तो आप ध्यान रखेंगे प्रोफेसर मोहम्मद हबीब ने। तो देखिए, अब हम शुरू करते हैं कि खिलजियों की सत्ता का संस्थापक कौन था। देखिए, लास्ट हमने बात करी थी कैमूर्स की। कैमूर्स की हत्या करके जो गद्दी पर बैठता है वो बैठता है जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। देखिए, फिरोज़ खिलजी जो है, जलालुद्दीन खिलजी जो है, वो एक शुरुआत के अंदर कैकुबाद जब हुआ था, कैकुबाद जो कि आपने बलबन का उत्तराधिकारी था, उसके समय वो एक सामान्य सूबेदार के पद पर था, परंतु कैकुबाद ने उसे अपना शाही अंगरक्षक बनाया था। धीरे धीरे वो कैकुबाद का सबसे पहले क्लोज हुआ, बाद में उसी की हत्या करवा दी, और बाद में जब क्यूमर्स शासक बना जो बहुत ही अल्पवयस्क था, तो उसकी भी हत्या करवाकर वो गद्दी पर बैठ गया। हालांकि जब ये बहुत
ये गद्दी पर बैठा तब ये ऑलमोस्ट 70 वर्ष का हो चुका था, बहुत वृद्ध शासक था। इसने अपने दुश्मनों के विरुद्ध दुर्बल नीति अपनाई। इसका मतलब है कि ये किसी भी प्रकार के विवादों से बचता रहा। इसने रक्त और लोह की नीति नहीं अपनाई, बल्कि इसने अहस्तक्षेप की नीति बनाई। इसके शासनकाल में मंगोलों के बहुत आक्रमण हुए। इसके शासनकाल में एक बड़ी घटना हुई कि लगभग 4000 मंगोलों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें दिल्ली के मंगोलपुरी नामक स्थान पर बसाया गया और इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया। देखिए, मंगोलों का शुरुआत में धर्म जो है इस्लाम नहीं था, वो बाद में उन्होंने अपनाया। चंगेज़ खान वगैरह जो थे, चंगेज़ खान के उत्तराधिकारी जो हुए 2-3 पीढ़ी तक, उन्होंने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया था। उसके बाद में जब ये इस्लाम के संपर्क में आए तो कई जगहों पे इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया। तो ये नए मुसलमान कहलाए। जो 4000 के लगभग मंगोलों को इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया गया था, उन्हें नए मुसलमान कहा गया। दिल्ली में मंगोलपुरी में, आज भी एक इलाका है मंगोलपुरी, जहाँ पे इन्हें बसाया गया था। फिर देखिए, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के समय इनके एक भतीजे और दामाद, जलालुद्दीन के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया। अलाउद्दीन जो है वो इनके भतीजे भी थे और दामाद भी थे। अलाउद्दीन दक्षिण भारत में उन्होंने अभियान किए देवगिरी पर, और उन अभियानों से उन्होंने बहुत ही भारी मात्रा में धन प्राप्त किया। तो जब अलाउद्दीन ने बहुत भारी धन प्राप्त किया तो उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने इस धन को अपने सुल्तान को देने की बजाय खुद कड़ा माणिकपुर जाकर बैठ गया। देखो अलाउद्दीन ने क्या किया, यहाँ पे एक घटना है, मैं आपको थोड़ी सुना देता हूँ। एक्चुअली क्या था कि जलालुद्दीन अपने पुत्र अरकली खान और उनका एक और जो पुत्र था रुकनुद्दीन इब्राहिम, उनको सत्ता सौंपना चाहता था, है ना। जबकि वास्तव में देखा जाए तो उस समय जो लगातार अपने आक्रमणों से प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा था वो था अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने जो है 1292-93 के अंदर मालवा के ऊपर आक्रमण किया और बहुत भारी मात्रा में धन लूटा, और उस धन को उसने दिल्ली भेजा। हालांकि सुल्तान खुश तो बहुत हुआ, बट उससे भी बाद में ये बात पता चल गई कि ये मुझे कभी सुल्तान नहीं बनने देंगे। तो अलाउद्दीन मौका ढूंढने लगा कि जब कभी अगर किसी प्रकार से जो है मैं सुल्तान को अपने रास्ते से हटा सकूं। उसको वो मौका भी मिला और अलाउद्दीन ने इसके लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा। 1296 में इसने देवगिरी पर आक्रमण किया। देवगिरी पर उस समय यादव वंशी रामचंद्र का शासन था। उस समय अलाउद्दीन ने उसे हराया और भारी मात्रा में धन इकट्ठा किया। उस धन को सुल्तान के पास पहुंचाने की बजाय वो कड़ा माणिकपुर चला गया। एक्चुअली इसको कड़ा माणिकपुर का जागीरदार बनाया था जलालुद्दीन ने। अपनी जागीर में जाके ये बैठ गया। जलालुद्दीन को जब ये पता चला तो उसने अलाउद्दीन को कई फरमान भेजे, बट अलाउद्दीन ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। फाइनली एक दिन अलाउद्दीन ने अपने दूत को भेजा और उसने कहा कि सुल्तान से कि मुझसे गलती हो गई है, मेरे को आपसे आके मिलना चाहिए था, बट मैं अपनी अब गलती सुधारना चाहता हूँ, पर मुझे दिल्ली आने में डर लगता है क्योंकि मुझे लगता है आप मेरी हत्या करवा देंगे। इस वजह से मैं चाहता हूँ आप मुझसे मिलने के लिए आए। इस प्रकार धोखे से उसने जलालुद्दीन को कड़ा माणिकपुर बुलाया और वहाँ पर इसने कड़ा माणिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या कर दी। यहाँ पर जलालुद्दीन को मारने में अलाउद्दीन का एक भाई था उलुग खां, वो भी इसके साथ ही था। तो इस प्रकार जलालुद्दीन की हत्या हो गई। जब जलालुद्दीन की हत्या हुई तो अलाउद्दीन कड़ा माणिकपुर में था, दिल्ली का तख्त खाली था। ऐसी स्थिति में जलालुद्दीन की विधवा मलिका जहां ने क्या किया, अपने बेटे रुकनुद्दीन को इब्राहिम शाह के नाम से दिल्ली का नया सुल्तान घोषित किया। इससे क्या हुआ कि जो बड़ा पुत्र था अरकली खां, जो उस समय वहाँ पर नहीं था, वो बड़ा नाराज़ हुआ। अलाउद्दीन ने भी देखा कि ये सही मौका है, भाइयों में फूट पड़ गई है। वो सीधा दिल्ली पहुँचा। रास्ते में अलाउद्दीन ने क्या किया, पूरे रास्ते अलाउद्दीन ने जो देवगिरी से धन लूटा था वो जनता को सोने के सिक्के बांटता हुआ गया। इस वजह से जब दिल्ली पहुंचा तो जनता अलाउद्दीन के नारे लगवा रही थी। इब्राहिम शाह को इस बात से इब्राहिम शाह और उसकी माँ को पता चल गया कि हमारा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, हमारा साथ कोई नहीं देगा। एक छोटा मोटा युद्ध हुआ और इब्राहिम शाह जो है वो अपनी माँ को लेकर वहाँ से भाग गया और अलाउद्दीन ने बलबन के वो लाल महल में पहुंचकर अपना राज्याभिषेक कराया। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का सबसे चर्चित शासक था, उसने सत्ता को प्राप्त किया। बात करते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी का देखिए वास्तविक नाम जो था, अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम था शहाबुद्दीन खिलजी।
जलालुद्दीन का सगा भाई था। हालांकि ये जलालुद्दीन का दामाद भी था। तो अलाउद्दीन ने जो दक्षिण के अपने अभियान किए थे वहाँ से उसको अपार धन संपदा प्राप्त हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के लिए अमीर खुसरो ने जो है राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अंतर्गत अलाउद्दीन को ज़िल्ले इलाही माना गया। ज़िल्ले इलाही का मतलब है कि यहाँ पर जो है ये राज्य का सर्वोच्च है, ये इस्लाम का सर्वोच्च वाला ज़िल्ले इलाही नहीं है भाई। ज़िल्ले इलाही कहा जाता है जो इस्लाम के अंदर सर्वोच्च ताकत रखता है, यानी कि सबसे ऊंचा है। पर यहाँ पर जो ज़िल्ले इलाही बोला गया वो धर्म के आधार पर नहीं बोला गया, वो राजनीति के आधार पर बोला गया। मतलब कि राजनीति में जो सर्वोच्च है वो ज़िल्ले इलाही होगा। तो अमीर खुसरो ने खिलजी के लिए राजत्व का सिद्धांत स्थापित किया। आगे जाके ये राजत्व का सिद्धांत जो है ये बाबर ने भी अपनाया। उन्होंने ज़िल्ले इलाही नहीं बल्कि बादशाह का जो पद था, जो टाइटल था वो लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमा वर्ग जो था, जो खासकर धार्मिक इस्लाम के कट्टर जो मानने वाले थे, उनको अपने प्रशासन में जो बड़े बड़े पद थे वो देने बंद कर दिए। उसने खलीफा की सत्ता को तो मान्यता दी। उसने कहा ठीक, हाँ मैं मानता हूँ खलीफा के अंदर, मैं मानता हूँ इस्लामिक राष्ट्र के अंदर, परंतु ये राज्य मेरा है और प्रशासन के अंदर मैं उनका हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया करूँगा। इस प्रकार अलाउद्दीन का जो विश्वास था वो निरंकुश राजतंत्र में था। ठीक है। साथ ही साथ अलाउद्दीन ने एक बड़ा काम किया, उसने बलबन की जो जातीय उच्चवादी नीति थी उसको त्याग दिया और योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया। जो बात हमने अभी की थी खिलजी क्रांति में कि वंश की उच्चता नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर पदों का वर्गीकरण किया गया, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के जो अभियान थे वो थोड़ा अपन शॉर्ट में चलते हैं क्योंकि इसके कई सारे अभियान है, डिटेल में मैं बता सकता हूँ बट डिटेल में मैं सिर्फ आपको बोलूँगा, बाकी जो सामने लिखे हुए आप इनको इसी तरीके से याद रखें। जैसे देखिए अलाउद्दीन का जो सबसे पहला अभियान हुआ वो गुजरात पर हुआ। ठीक है। इस समय गुजरात का जो शासन है वो बघेल वंश का शासक रायकरण था। अलाउद्दीन खिलजी के साथ उलुग खां और नुसरत खां भी थे। इसकी गुजरात अभियान के अंदर अलाउद्दीन को मलिक काफूर प्राप्त होता है। मलिक काफूर एक हिंदू किन्नर था और अलाउद्दीन ने उसे 1000 दिनार में वहाँ से खरीदा था। ये मलिक काफूर बाद में चलकर जो है अलाउद्दीन के दक्षिण के अभियानों का नेतृत्व करता है। देखिए सबसे जो चर्चित आक्रमण अलाउद्दीन का था वो था 1301 के अंदर रणथंबोर पर। रणथंबोर के शासक थे राणा हमीरदेव चौहान और कहा जाता है कि रणथंबोर के शासक हमीरदेव ने अलाउद्दीन के किसी बागी सेनापति और उसके साथियों को आसरा दिया था, शरण दी थी। इससे अलाउद्दीन उनसे नाराज था, परंतु हमीरदेव चौहान ने अपनी शरण में आए हुए व्यक्तियों को अलाउद्दीन को सौंपने से मना कर दिया। इस वजह से हमीरदेव चौहान पर अलाउद्दीन ने चढ़ाई कर दी। देखिए रणथंबोर से खिलजियों का पुराना नाता रहा है। रणथंबोर के ऊपर अलाउद्दीन से पहले जलालुद्दीन खिलजी ने भी चढ़ाई करी थी। उसने कई महीनों तक रणथंबोर के किले के बाहर घेरा डालकर रखा, परंतु वो किले में घुसने का रास्ता तक नहीं ढूंढ पाया। रणथंबोर का किला बहुत ही सामरिक रूप से बड़ी महत्वपूर्ण जगह पर है और बहुत ही अच्छी जगह पर है। चारों तरफ वनों से घिरा हुआ है, 3 तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जाने का एक ही मार्ग है वो भी वनों से है, तो हर कोई वो रास्ता नहीं जानता था। ऐसी स्थिति में जब जलालुद्दीन यहाँ पर सफल नहीं हो पाया तो जलालुद्दीन का एक कथन है कि ऐसे किले को तो मैं मुसलमानों की मूंछ के बाल के बराबर नहीं समझता हूँ। तो ये कथन जलालुद्दीन का था। तो अलाउद्दीन भी जीतना चाहता था रणथंबोर को और अलाउद्दीन ने भी रणथंबोर के किले पर घेरा डाल दिया। हालांकि लंबे समय तक अलाउद्दीन को भी सफलता नहीं मिली, परंतु राणा हमीर के एक सेनापति रणमल ने हमीरदेव के साथ धोखा किया और वो जाकर अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया और युद्ध और किले में जाने का उनको रास्ता बताया। हमीरदेव चौहान जो है इस युद्ध के अंदर केसरिया करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और उनकी जो स्त्रियां थी, राज परिवार की स्त्रियां थी, हमीर की रानी थी रंगा देवी, उन्होंने अन्य स्त्रियों के साथ जल जौहर किया। कुदुर्ग में ही बने हुए कुंड के अंदर उन्होंने छलांग लगा दी और अपने प्राण त्याग दिए। ये आप देखिए कि राजस्थान के इतिहास का जो है ये पहला जौहर कहा जाता है। फिर देखिए अगला जो आक्रमण इसने किया 1303 में वो किया चित्तौड़ के महाराणा चित्तौड़ के रावल रतन सिंह पर। इसने रतन सिंह के किले पर भी कई समय तक घेरा डाल के रखा और बाद में जो है उसने किले के
व्यक्तियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मंजूर किया। किले में खाने पीने की दिक्कत हो गई थी, इसको रतन सिंह को बाद में समर्पण करना पड़ा और फाइनली इसका नाम उसने खिजराबाद रख दिया। इस युद्ध के अंदर भी रतन सिंह अपने साथियों के साथ केसरिया करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, जबकि दुर्ग की स्त्रियों ने रतन सिंह की रानी पद्मावती के नेतृत्व के अंदर जौहर किया और अग्निकुंड के अंदर अपनी आहुति दे दी। तो ये राजस्थान का दूसरा साका कहा जाता है। मालवा के जो शासक थे महकदेव, उनको भी इसने 1305 में हराया। सिवाना बाड़मेर के शासक सातल देव या शीतल देव को 1308 के अंदर इसने हराया। जालोर के शासक कानड़ देव को 1311 के अंदर इसने हराया। तो इस प्रकार से इसने उत्तर के अंदर राजपूताना में कई बड़े बड़े शासकों के ऊपर विजय हासिल की। दक्षिण के अंदर भी देखिए अलाउद्दीन कई बार स्वयं तो नहीं गया, बट दक्षिण के जो इसके अभियान थे वो मलिक काफूर के नेतृत्व में संपन्न हुए। देवगिरी के राजा रामचंद्र को हराकर इन्होंने देवगिरी पर संपूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। वारंगल के काकती शासक प्रताप रुद्रदेव को 1309 में हराकर शासन किया। द्वार समुद्र या आंध्रा के वीर बल्लाल को हराकर इन्होंने जो है शासन के ऊपर कब्जा कर लिया। वीर पांडे वंश को ये हरा नहीं पाया था, परंतु फिर भी पांडे पर हमला करते समय मार्ग में बहुत सारे मंदिरों को लूटकर इन्होंने बहुत पैसा कमाया था। तो ये पांडे को हरा तो नहीं पाए थे, परंतु इन्होंने लूट का बहुत भारी मात्रा के अंदर धन प्राप्त किया था। देवगिरी पर इन्होंने फिर से आक्रमण किया, क्योंकि क्या हुआ था कि रामचंद्र देव जो 1307 में हारा था, उसने अलाउद्दीन से संधि कर ली थी और जीवन भर उसका मित्र बना रहा। पर रामचंद्र की मृत्यु होते जैसे उसका पुत्र सिंघन शासक बना, उसने अपने पिता की संधियों को तोड़ दिया और फिर से अलाउद्दीन के खिलाफ उसने विद्रोह का झंडा बुलंद किया, परंतु फिर वो भी हार गया और देवगिरी को पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया। तो देखिए ये अलाउद्दीन के जो सैन्य अभियान है, आप इसमें ये जगह और इनके शासक और जो आक्रमण का वर्ष है इसे याद रखें। डिटेल में आप जिस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, अगर आप RS प्री तक का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे एग्ज़ाम इसमें सब कवर हो जाएंगे। मैं आपको बहुत डिटेल में बता सकता हूँ, बट इसमें आप समझिए कि हर एक आक्रमण जो है उसकी अपनी एक अलग कहानी है। आप चाहे तो रानी पद्मिनी वाला किस्सा ले लीजिए, जो रणथंबोर के हमीरदेव चौहान है, उनका भी किस्सा बहुत अलग है। ये सातल देव वाला, कानड़ देव वाला किस्सा और अलग है। देवगिरी के साथ अपनी अलग ही कहानी जुड़ी हुई है। ये वीर पांडे जो पांडे वंश के शासक हैं, इनके साथ पूरी अलग कहानी जुड़ी हुई है। प्रताप रुद्रदेव जो हैं, इन्होंने अलाउद्दीन को 1309 से पहले जब पहली बार इन्होंने आक्रमण किया तो प्रताप रुद्रदेव ने बड़ा सक्सेसफुली अलाउद्दीन की सेनाओं को पीछे धकेला था और अपने राज्य में घुसने नहीं दिया था, बट बाद में ये कमज़ोर हो गए और दूसरे युद्ध में हार गए। तो इस प्रकार से कई सारी घटनाएं हैं अलाउद्दीन के शासनकाल की, बट हमें एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करना है तो हम सिर्फ इन्हीं वर्षों के ऊपर ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए अलाउद्दीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन्हें आप ध्यान रखिए। देखिए अलाउद्दीन के बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन एक नया धर्म शुरू करना चाहता था और अलाउद्दीन सिकंदर से बहुत प्रभावित था, है ना, परंतु अपने जो काजी थे अताउल मुल्क, उनके परामर्श के बाद इसने दोनों ही योजनाएं त्याग दी, है ना। पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर सानी कहा। उसने अपने जो सिक्के थे उनके ऊपर सिकंदर सानी खुदवाया। अलाउद्दीन ने स्वयं को यास्मीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुनिज़िन घोषित किया। बेसिकली खलीफा के समकक्ष अपने आप को बताया, आप सिंपल शब्दों में कहें। इसने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू करी। स्थायी सेना रखना, पहली बार जो सेना स्थायी रूप से रखी जाती थी, वेतन के रूप में रखी जाती थी कि सैनिकों को वेतन मिलेगा, सैनिकों को हुलिया रखना पड़ेगा। ये दाग और हुलिया रखने की प्रथा ये भी अलाउद्दीन ने चलाई थी। इसके समय में जो 2 घोड़े रखता था सैनिक, उसे दुपशप कहा जाता था। अलाउद्दीन ने भूमि को बिस्वा में मापने की प्रथा शुरू की थी। आज भी हम बिस्वा का मापन का प्रयोग करते हैं। इसके समय में आप देखिए काला बाजारी को रोकने के लिए वस्तुओं की राशनिंग की गई थी और वस्तुओं के लिए अलग अलग तरह के बाजार स्थापित किए गए थे, जैसे सराय ए अदल, जिसके अंदर यहाँ वस्तुएं तथा बाहर से आने वाले मार्ग का बाजार था, घोड़ों का बाजार, दासों का बाजार और मवेशियों का बाजार, ये सब अलग अलग बाजार थे। तो ये बाजार प्रणाली जो है, अलाउद्दीन की बाजार प्रणाली फेमस है। तो भारत में पहली बार ये बाजार प्रणाली कौन लेके आया, तो इसके लिए भी आप अलाउद्दीन का नाम लेंगे। तो दोस्तों ये था अलाउद्दीन खिलजी।
ये हमने भी बात कर ली थी। इसके अलावा अलाउद्दीन के शासनकाल का एक और बड़ा काम था गुप्तचर। इसने गुप्तचर प्रणाली को बहुत ही महत्व दिया और लगभग लगभग जहाँ जहाँ पर भी इसकी सत्ता का विस्तार हुआ वहाँ वहाँ पर इसने अपने गुप्तचरों का नेटवर्क भी बड़ा मजबूत कर दिया। हाँ, इसने नए प्रकार के 2 कर लगाए, एक को कहा घरई कर और चरई कर। मकान बनाने पे भी कर लगा दिया और आप पशुओं की चराई कराएंगे तो उस पर भी कर लगा दिया। और अलाउद्दीन के समय में बनने वाली प्रमुख इमारतें हैं तो दिल्ली में अलाई दरवाज़ा, हौज खास, सीरी का किला, 1000 सीरी का किला है, 1000 स्तून का खम्भों का, बड़ा फेमस है। जमात खाना, मस्जिद इत्यादि, इनका निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए 1316 के अंदर जो है अलाउद्दीन कहते हैं कि मानसिक रूप से इसका स्वास्थ्य बड़ा खराब हो गया था और उसी के बाद जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। तो अलाउद्दीन की मृत्यु वैसे तो आप समझिए कि बिल्कुल प्राकृतिक टाइप की थी, किसी के युद्ध वगैरह के अंदर इसकी मृत्यु नहीं हुई थी। पर इसके बाद इसका इतना बड़ा बनाया हुआ साम्राज्य, इतनी अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था के बाद भी अलाउद्दीन जो है ये इसके उत्तराधिकारी जो हैं वो उतने सक्षम नहीं हो पाए। अलाउद्दीन की मृत्यु होते ही आप देखिए मलिक काफूर जो अलाउद्दीन का सबसे प्रिय गुलाम था, उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। मलिक काफूर अब स्वयं सुल्तान बनने का सपना देख रहा था, तो उसने क्या किया, अलाउद्दीन के बाद जो उत्तराधिकारी बना शिहाबुद्दीन उमर, उसका संरक्षण बन गया। और अलाउद्दीन का एक और पुत्र था कुतुबुद्दीन खां, जो कि गद्दी पाने के लिए ललायत था। उसको मारने के लिए मलिक काफूर ने कुछ सैनिक भेजे, परंतु हुआ उल्टा। ये सैनिक कुतुबुद्दीन खां के ही विश्वास में आ गए और उन्होंने जाकर मलिक काफूर की ही हत्या कर दी। मलिक काफूर की हत्या होते ही जो ये शिहाबुद्दीन उमर था, इसकी वास्तविक शक्ति खत्म हो गई। इस तरह से शिहाबुद्दीन को गद्दी से हटना पड़ा, उसकी हत्या कर दी गई और ये कुतुबुद्दीन खां जो है ये स्वयं गद्दी पर बैठ गया। ये कुतुबुद्दीन जो है, इसका इतिहास में आपको कुतुबुद्दीन नाम शायद नहीं मिले, आपको इसका नाम मिलेगा मुबारक शाह खिलजी। तो आप मुबारक शाह खिलजी का ही नाम याद रखें। इसका पूरा नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। देखो ये बड़ा विवादित शासक रहा है, ये बहुत सवाल पूछा जाता है इसके बारे में। ये दिल्ली का वो सुल्तान था जिसने खुद ही खलीफा की उपाधि धारण कर ली। भाई आपने पीछे देखा था राजनीति को धर्म से पृथक करना वगैरह, ये इतना ज़्यादा एडवांस हो गया कि इसने इस्लामिक शासन के अंदर ही स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया, जो कि खलीफा का पद जो है ये बगदाद और अरब और इनके यहाँ पर जो बड़े बड़े राजवंश थे उनके पास था। इसके शासनकाल में एक हिंदू जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गया था, खुसरो खां, इसका मुबारक शाह पे बड़ा प्रभाव था और उसने सुल्तान को अपने विश्वास में लेके अपनी खुद की एक सेना संगठित कर ली थी। मुबारक शाह इतिहास में इतना विवादित रहा है कि इसको दरबारियों को अपमानित करने के लिए भी बड़ा जाना जाता है। ज़ियाउद्दीन बर्नी ने कहा है कि मुबारक शाह को अपने दरबारियों के बीच में नंगा होकर दौड़ने की बड़ी आदत थी। साथ ही साथ ये राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर भी आ जाता था। इस वजह से मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने। ये जो खुसरो शाह अभी अपन बात कर रहे थे ना, जो खुद एक हिंदू था जो कन्वर्ट हुआ था, उसी ने हत्या करी किसकी? मुबारक शाह की, और स्वयं सुल्तान बन गए। नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो है, इसने जो तुर्की और अमीर थे उनके खिलाफ दमन चक्र आरंभ किया, अपने सगे संबंधियों को उच्च पद प्रदान किए, मुक्त होकर धार्मिक नेताओं को धन दिया। ये निज़ामुद्दीन औलिया का चेला था और निज़ामुद्दीन औलिया को इसने खूब सुविधाएं प्रदान करी। इस वजह से जो है कई सारे जो बड़े तुर्की और अफगानी सरदार थे वो इसके विरुद्ध हो गए। इसी समय गाजी मलिक, जो आगे चल के गयासुद्दीन तुगलक कहलाएगा, इसने इन अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। गाजी मलिक और खुसरो शाह के बीच में 1320 में एक निर्णायक युद्ध हुआ जिसके अंदर खुसरो शाह मारा गया और उसके अगले दिन ही गाजी मलिक जो है उसने सीरी महल में प्रवेश किया और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से वो दिल्ली का नया सुल्तान बना। इस प्रकार दिल्ली में एक नया राजवंश आ गया, तुगलक वंश। तो दोस्तों इस लेक्चर में हमने बात करी खिलजियों के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी का एक फैक्ट मैं आपको और बताऊं
कि अगर कभी आपसे पूछ लें कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस शासनकाल में हुए, तो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए हैं और अलाउद्दीन ने सक्सेसफुली इन्हें पीछे की ओर धकेला। मंगोल लगातार भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, बट ये खिलजियों का ही काम था, जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी का, जिन्होंने मंगोलों को भारत में घुसने नहीं दिया। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट भी था कि मंगोल जो है वो अपनी बर्बरता, लूटपाट के लिए जाने जाते थे। तो एक बड़ा अचीवमेंट कह सकते हैं। दोस्तों ये थे खिलजी। तो ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। हम आगे वाले लेक्चर में हम बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में। तब इस लेक्चर के बारे में आपको कोई और क्वेश्चन है, कोई आपका कमेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू।